स्वागत है मित्रों एलविन क्लासेस में। आज हम कृषि विधेयक के बारे में बात करेंगे। कृषि विधेयक पर अभी किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। किसानों का मानना है कि ये जो हमारा कृषि विधेयक है वो किसान हित में नहीं है, इसलिए किसानों से जुड़े ढेर सारे करीब 40 के करीब राजनीतिक संगठन इसका विरोध कर रहा है। आइए आज हम कृषि बिल के बारे में जानेंगे। संसद द्वारा जून माह में कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण 3 विधेयक पारित किए गए थे। उन तीनों विधेयकों के बारे में आज हम अपने इस अंक में जानेंगे। साथ ही साथ उसमें जो महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं उनको विश्लेषित किया जाएगा। उनका आधार क्या है, सरकार का अपना पक्ष क्या है, किसानों के आंदोलन के पीछे का कारण क्या है, इन सब चीज़ों को समझते हुए आगे की क्या राह हो सकती है इसके बारे में हम लोग आज समझेंगे। कृषि विधेयक 2020 संसद में कृषि सुधार से संबंधित 3 विधेयक पारित किए गए थे 2020 में अध्यादेश के द्वारा। तो पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, इन तीनों को जानेंगे। तीनों विधेयकों में क्या क्या खामियां हैं, किसान जो समझ रहे हैं उनको भी जानेंगे। किस बिंदु पर उनका आंदोलन चल रहा है इसको भी जानेंगे। क्या ये बिल तीनों किसान हितैषी है या किसान के हित में नहीं है, इनको भी जानेंगे। सरकार का क्या पक्ष है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, आवश्यक वस्तु की सूची में क्या क्या किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है आदि। आइए देखते हैं। संसद में कृषि सुधार से संबंधित तीनों कृषि विधेयक 2020 में पहला है हमारा कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा विधेयक। किसान और व्यापारी मंडी से बाहर कहीं भी अपनी फसल बेच सकेंगे। पहले ये था कि जो किसान होता था वो मंडी में ही अपनी फसल बेच सकता था, लेकिन कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार विधेयक 2020 के द्वारा यह नियम पारित कर दिया गया है कि किसान और व्यापारी मंडी से बाहर कहीं भी अपनी फसल बेच सकेंगे। मतलब उत्तर प्रदेश का व्यापारी महाराष्ट्र में भी अपनी फसल बेच सकेगा। उसके बाद फसल बिक्री पर कोई टैक्स नहीं होगा। फसल बिक्री पर कोई टैक्स नहीं होगा। पहले क्या था कि प्रत्येक राज्य फसल बिक्री पर अपना अपना टैक्स लगाते थे। जैसे हरियाणा में 11% के आसपास टैक्स होता था, राजस्थान में 14% के आसपास टैक्स है, आदि आदि चीज़ें इसमें थी। इससे ये होता था कि सरकार को भी इसमें मुनाफा होता था। उसके बाद भुगतान की शर्तें तय करने और विवाद के निपटारे हेतु एसडीएम स्तर के अधिकारी या उसके द्वारा नियुक्त आर्बिट्रेशनर कमेटी अधिकृत होगी। अगर इससे संबंधित किसानों का कोई विवाद होगा या कॉन्ट्रैक्ट जो करेगा उसके साथ कोई विवाद होगा फसल को लेकर या उससे संबंधित, तो इसके लिए एक एसडीएम स्तर के अधिकारी नियुक्त होंगे। एसडीएम मतलब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी होंगे जो इस पे अपना फैसला सुनाएंगे या विवाद का निपटारा करेंगे। या अगर वो नहीं होंगे तो उनके द्वारा नियुक्त कोई आर्बिट्रेशनर कमेटी होगी जो अधिकृत होगी और वो ये सब काम करेगी। आइए उसके बाद हमारा दूसरा है जो मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020। इसमें क्या कहता है कि संपूर्ण भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर व्यवस्था बनाने का प्रावधान इस विधेयक में है। मतलब पूरे भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ साथ कैसी व्यवस्था होनी चाहिए इसको लेकर इसमें ढांचागत बातें लिखी गई है। वो हमारा मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020 में पहले से तय कीमत और गुणवत्ता मानकों के आधार पर फसल खरीद का कॉन्ट्रैक्ट हो सकेगा। फसल बोते समय ही कंपनियां आएंगी या व्यापारी आएंगे और किसान से फसल का मूल्य लगा लेंगे। पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और उसी मूल्य पर किसान अपनी फसल बेचेंगे। उसके बाद किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए कंपनियों को अपनी कीमत पर फसल बेच सकेंगे। जिस पे कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी पे अपनी वो फसल बेचेंगे। देखिए इस जो हमारा ये कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन विधेयक है 2020, इस पर भी विवाद है। इसके कुछ बिंदुओं पर मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020 पर भी विवाद है। उसके बाद
आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, यह संशोधन विधेयक ये हमारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन करके इस नए विधेयक को नया रूप दिया गया है। इसमें जो आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुएं आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर तथा स्टॉक लिमिट से इसको हटा दिया गया है। युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियों में इन उत्पादों का विनियमन हो सकेगा। सरकारी नियंत्रण समाप्त होगा। आवश्यक वस्तुओं से तात्पर्य इन्हीं सूची में शामिल वस्तुओं से है। ये जो हमारा अधिनियम है आवश्यक वस्तु विधेयक 2020, तो आवश्यक वस्तु विधेयक जो 1955 था उसमें संशोधन करके इसको 2020 वाले विधेयक को लाया गया है। इसमें आवश्यक वस्तुओं से तात्पर्य क्या है? आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो वर्णित वस्तुएं हैं जैसे खाद्य तेल हो गया, अनाज हो गया, प्याज हो गया, आलू हो गया, जो प्रतिदिन दिनचर्या में शामिल वस्तुएं हैं, ठीक है, उनको शामिल किया जाता है। इनका कोई व्याख्यानित रूप नहीं है कि आवश्यक वस्तुओं में इन वस्तुओं को शामिल किया जाएगा। जो इस सूची में, इस विधेयक में जो वस्तुएं शामिल होंगी आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में, उसी को आवश्यक वस्तु माना जाता है। ठीक, उनको आवश्यक वस्तु से हटा दिया गया। और कोई भी व्यक्ति कितनी भी चीज़ें रख सकता है। जैसे आलू पहले था कि एक व्यक्ति के पास लिमिट होती थी कि व्यापारी के पास आप इतने ही क्षमता अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, लेकिन अब असीमित क्षमता मतलब स्टॉक लिमिटेशन की बात ही ख़त्म कर दी गई है। इस पर भी आगे बात होगी। उसके बाद ये परिस्थितियाँ रहेंगी, सरकार का नियंत्रण इस पर से हट जाएगा। जब इसका स्टॉक लिमिट की बात ख़त्म हो गई तो सरकार का नियंत्रण स्वतः ही समाप्त हो गया। लेकिन विनियमन कब हो सकेगा इस पर, इस कानून पे? तो प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियों में, युद्ध जैसी स्थिति में, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि पर इन उत्पादों का विनियमन हो सकेगा। सरकारी नियंत्रण समाप्त हो जाएगा और आवश्यक वस्तुओं से तात्पर्य इन्हीं सूची में शामिल वस्तुओं से है। आइए इसको पुनः देखते हैं। कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020, किसान और व्यापारी मंडी से बाहर कहीं भी अपनी फसल बेच सकेंगे। फसल बिक्री पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। भुगतान की शर्तें तय करने और विवाद के निपटारे हेतु एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी या उसके द्वारा नियुक्त आर्बिट्रेशन कमेटी अधिकृत होगी। मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020, संपूर्ण भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर व्यवस्था बनाने का प्रावधान इस विधेयक में है। पहले से तय कीमत और गुणवत्ता मानकों के आधार पर फसल खरीद का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए कंपनियों को अपनी कीमत पर फसल बेच सकेंगे। और अगला हमारा तीसरा जो विधेयक है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन हुआ है। अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल और प्याज और आलू जैसी वस्तुएं आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर और स्टॉक लिमिट इसकी हट गई है। कालाबाजारी होने की समस्या इससे बढ़ेगी। युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियों में इन उत्पादों का विनियमन हो सकेगा। सरकारी नियंत्रण समाप्त होगा। आवश्यक वस्तुओं से तात्पर्य इन्हीं सूची में शामिल वस्तुओं से है। आगे हम इसमें देखेंगे सरकार का क्या पक्ष है। विवाद के कौन कौन से बिंदु ऐसे हैं जिन पर आंदोलन हो रहा है, उनको देखेंगे। सरकार का अपना पक्ष क्या है, किसानों का अपना पक्ष क्या है और आगे की राह क्या है, आइए देखते हैं। विधेयक जो हमारा है कृषि विधेयक 2020 में जो 3 विधेयक पारित किए गए हैं संसद के द्वारा, सरकार के द्वारा, उसके कुछ विवादित बिंदु हैं उसके बारे में समझेंगे। सरकार का अपना पक्ष क्या है उसके बारे में देखेंगे। विरोध क्यों हो रहा है इसको देखेंगे। देखिए, विवादित बिंदु में पहला व्यापार क्षेत्र, उसके बाद व्यापारी, उसके बाद बाजार शुल्क, उसके बाद विवाद समाधान। ये जो 4-5 बिंदु हैं ये विवाद के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कारण हैं। तो व्यापार क्षेत्र, पहले एपीएमसी एक्ट 1970 के दशक में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट के तहत मंडियों की स्थापना की गई थी जिस पर सरकार का नियंत्रण होता था। ठीक, एपीएमसी एक्ट क्या है? तो एपीएमसी एक्ट 1970 के दशक में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट एक्ट के तहत मंडियां बनी थी, वही एपीएमसी एक्ट होता है जिसमें सरकार का नियंत्रण होता था। और इसी मंडियों में वहाँ के किसान जाकर अपनी फसल को बेचते थे। ठीक, तो इस एक्ट के तहत इस विधेयक में एपीएमसी एक्ट के खत्म होने की बात की गई है, मतलब इस पे चर्चा नहीं की गई है। ये भी एक विवाद का बिंदु है। ठीक,
एक व्यापारी, अब इस विधेयक में क्या बताया जा रहा है सरकार की तरफ से, एक जो व्यापारी होगा या किसान होगा वो मंडियों में या मंडियों से इतर कहीं भी किसी भी राज्य में अर्थात भारत के किसी भी कोने में जाकर अपने उत्पाद को बेच सकेगा। ठीक है, इस पर विवाद है। ठीक, उसके बाद बाजार क्षेत्र के अंदर किसान या व्यापारी पर कोई शुल्क, बाजार शुल्क या लेवी या उपकर नहीं लागू किया जाएगा, नहीं लगाया जाएगा। तो बाजार शुल्क हो गया। उसके बाद जो विवाद समाधान है तो एसडीएम स्तर का कोई भी अधिकारी करेगा इसके विवाद का निपटारा। तो उसके बाद सरकार का क्या पक्ष है? सरकार ये कह रही है कि जो हमारा ये एक्ट है वो मूलभूत परिवर्तन लाएगा कृषि क्षेत्र में, और सरकार का जो पक्ष है वो है कि एक देश एक कृषि बाजार को बढ़ावा मिलेगा, किसान अपनी फसल मनचाही कीमत पर कहीं भी बेच सकेगा, व्यापारी को लाइसेंस नहीं बनवाना पड़ेगा, उत्पादकों को जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा, व्यापारी को लाइसेंस नहीं बनवाना पड़ेगा। इससे तात्पर्य ये है कि पहले जिस व्यापारी को किसान या उत्पादक अपना उपज बेचते थे तो वैसे व्यापारी रजिस्टर्ड होते थे, उनका अपना लाइसेंस होता था। अब उस व्यक्ति को, उस व्यापारी को उत्पादक अपना सामान बेच सकता है, अपना उत्पाद बेच सकता है, अपना अनाज बेच सकता है, अपनी खाद्य वस्तुएं बेच सकता है जिसके पास पैन कार्ड हो, अर्थात पैन कार्ड धारक व्यक्ति ही व्यापारी हो गया। इससे ये है कि किसानों का विश्वास उस पर कम रहेगा। ठीक है, पहले सरकार की तरफ से जो लाइसेंस जारी किया जाता था, खैर पैन कार्ड भी सरकार की तरफ से होता है, लेकिन लाइसेंस के माध्यम से उन व्यक्तियों को विशेष रूप से चिन्हित कर दिया जाता था। अब ऐसा नहीं है। इस पर यह है किसानों का कहना कि अब विश्वास नहीं हो पाएगा। कहीं दूर का भी व्यापारी आता है, हमारी फसल को खरीद लेता है, और मान लीजिए कि बीच में कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से कोई विवाद हो जाता है तो हम कहाँ जाएंगे? तो न्याय के लिए एसडीएम स्तर या उसके द्वारा नियुक्त आर्बिट्रेरी जो कमेटी होगी उसके द्वारा इस मामले का समाधान किया जाएगा। पहले क्या था कि हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं, लेकिन इस कानून के द्वारा अब उत्पादक और व्यापारी दोनों में विवाद की स्थिति में हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं, ऐसा इसमें प्रावधानित किया गया है। तो ये भी एक डर का कारण है। सरकार का पक्ष इस बिंदु पर यह है कि मामले लेट लतीफ़ हो जाते थे, कई वर्षों तक मामले के निपटारे के लिए किसानों को कोर्ट दौड़ना पड़ता था, उससे मुक्ति मिलेगी। लेकिन किसानों का ये पक्ष है कि एसडीएम और व्यापारी, जैसा कि आप देखते हैं, ये आपस में तालमेल बैठाकर किसानों के हित की बात नहीं करेंगे। उसके बाद विरोध का और मुख्य कारण देखिए क्या है, आंदोलन का मुख्य कारण क्या है। एपीएमसी मंडियां खत्म होने की आशंका है। यह नया जो कानून, हमारा कृषि विधेयक कानून 2020 लागू होने के बाद जो एपीएमसी मंडियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, ऐसा किसानों का मानना है। खैर, सरकार कह रही है कि एपीएमसी मंडियां रहेंगी, साथ ही साथ किसानों के लिए, उत्पादकों के लिए ढेर सारे बाजार उपलब्ध होंगे। वो उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करते हैं कि वह अपना उत्पाद किस कीमत पर और किस स्थान पर और कब बेचना चाहता है, किस, कब और कहाँ। यह तीनों चीज़ें इस कानून में हैं, लेकिन इससे किसान सहमत नहीं हैं। इस नए कानून के बाद सरकार फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदना बंद कर देगी। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक होता है जैसे धान का, गेहूं का, खरीफ फसलों का, रबी की फसलों का सरकार के द्वारा निर्धारण होता है, उसके बारे में इस विधेयक में बात नहीं की गई है। तो जब उत्पादक अपने सामान को अपने मनचाही कीमत पर बेचेंगे तो उस पर एमएसपी जो हमारा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो अपने आप खत्म हो जाएगा, ऐसा हमारे किसानों का मानना है। इससे ये होगा कि जो थर्ड पार्टी होगा, अर्थात पूंजीपति या कॉन्ट्रैक्ट करने वाली संस्था, कंपनी या बड़े व्यापारी, वो बेवजह किसानों पर दबाव बनाकर उनके जो उत्पादन हैं, उनके अनाज हैं, उनकी खाद्य सामग्रियां हैं, उनको अपनी कीमत पर लेंगे, क्योंकि किसानों के पास धन की आवश्यकता होगी। खरीफ के बाद रबी, रबी के बाद खरीफ फसल को बोने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी।
मान लीजिए कि एमएसपी नहीं रहता है, अभी क्या है कि सरकार एक मूल्य निर्धारित कर देती है और उसी मूल्य पर खरीदती है सामान को, उत्पाद को। अब वो जब ख़त्म हो जाएगा तो यह किसान कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? और सभी किसानों की ये क्षमता नहीं होती है कि वो अपना उत्पाद लेकर दर दर भटके। इसलिए एपीएमसी मंडी अति आवश्यक है किसानों के लिए, छोटे किसानों के लिए। भारत में बहुत कम ही बड़े किसान हैं और छोटे किसानों की संख्या अत्यधिक है। उसके बाद एपीएमसी कानून को बिहार में वर्ष 2006 में ख़त्म कर दिया गया। जो छोटे किसान थे उसका परिणाम ये हुआ कि जो छोटे किसान थे वो भूमिहीन हो गए और नौकरी के तलाश में, रोजगार की तलाश में, पेट भरने के लिए उन्हें और राज्यों में पलायन करने को विवश होना पड़ा। उसके बाद इससे क्या होगा, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा उससे कालाबाजारी और जोखिम को बढ़ावा मिलेगा। मानिए कोई व्यापारी आता है, फसल बोते समय किसान से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि आपकी जो फसल होगी इस एक मानक क्षेत्र में जो निर्धारित किया जाता है दोनों के द्वारा, एग्रीमेंट के द्वारा, उसमें हम इतना पैसा देंगे आपको, ठीक है। फसल हो गई, उसके बाद वो आकर कहा कि आपकी फसल ख़राब है, जो हमने मानक देखा था या अनुमान लगाया था उस मानक के अनुरूप नहीं है, तो हमारा किसान कहाँ जाएगा? इस बात पर भी सोचने की आवश्यकता है। तो वो कंपनियां आकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसानों को अपना गुलाम बना लेंगी, जैसा हम अपने इतिहास में पूर्व का अनुभव देखे हैं। ये भी एक आंदोलन का बहुत बड़ा कारण है। हम देखे हैं, लेज कंपनी थी गुजरात में, आलू उत्पादक जो किसान थे उनसे कॉन्ट्रैक्ट की थी। उसके बाद उस पर उन लोगों पे 360 करोड़ के आसपास का जुर्माना लगा दी। उन पर आरोप लगाई कि आपके जो आलू है वो मानक के अनुरूप नहीं है और आपने कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उल्लंघन किया है, इसलिए आपको ये जुर्माना देना पड़ेगा। गुजरात सरकार कुछ नहीं की, किसान आंदोलन हुए, इस पर आंदोलन तेज हुए। खैर ये मामला शांत पड़ गया और दोनों में सुलह समझौता हो गया। ये तो एक छोटी सी बात है। लेज कंपनी जो चिप्स बनाती है उसकी बात है, चिप्स बनाने के लिए आलू खरीदी थी। लेकिन आप सोचिए, जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा और पूरे भारत में इसको बढ़ाने के लिए सरकार भी तत्पर है, उस पर कानून भी आ रहा है, तो क्या होगा? बड़े बड़े किसान तो मान लीजिए उनको सामान्य फ़ायदा हो सकता है, लेकिन जो छोटे किसान हैं जिसके पास 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं है, उनका क्या होगा? क्या उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य, जितना भी मूल्य मिल सकेगा अपने उत्पादों का, बिल्कुल नहीं मिल सकेगा, क्योंकि उनके पास उनकी आर्थिक स्थिति है वो अति कमज़ोर है। आपको मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, 1 बीघा अर्थात मान लीजिए 1 एकड़ में जो कृषि उपज होती है उस पर बुआई से लेकर और उत्पाद घर तक आने में बचत अगर देखा जाए तो मात्र 5 से 6 हज़ार रुपये होते हैं। अगर किसान अपनी मंडी में अपना सामान नहीं ले जा पाएगा क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं होगा, तो वो और कहाँ जाएगा? मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तो किसान हमारा मजबूर होगा और आत्महत्या करने को भी विवश होगा। सरकार को इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद जो किसान हैं वो अपना मामला एसडीएम स्तर के अधिकारी तक ले जाएगा। एसडीएम अधिकारी ब्यूरोक्रेसी, जो कि ब्यूरोक्रेसी ही है और उसकी गुणवत्ता हमारे समाज में क्या है हम सभी जानते हैं। न्याय लेने के लिए न्यायपालिका पर विश्वास है, तो जो किसान होगा अपने मामले के निपटारे के लिए न्यायालय नहीं जा सकेगा, तो इसका भी दुष्परिणाम सुनिश्चित है, ये होगा ही होगा। उसके बाद जब स्टॉक लिमिट की जो बाध्यता है वो ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा? जैसे जो बड़े व्यापारी होंगे वो पूरे उत्पाद को अपने पास खरीद के रख लेंगे और वो उनका वैधानिक अधिकार हो जाएगा। उसके बाद कालाबाजारी करेंगे, चीज़ों को अपने हिसाब से देंगे, मार्केट में सप्लाई करेंगे, सप्लाई डिमांड की समस्या होगी, लोग परेशान होंगे, औने पौने
दामों पर व्यापारी उत्पादकों से सामान खरीद कर ऊंची कीमतों पर बेचेंगे, जैसा कि हम देखते थे हर चीज़ों जो है। तो और उसके बाद दूसरी, छोटे किसानों के पास अपने रहने के लिए घर ही नहीं है, वो अपने अनाजों का भंडारण कहाँ कर पाएंगे। तो ये भी एक समस्या की जड़ है, आंदोलन का है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसानों पर अत्यधिक बेवजह दबाव पड़ेगा, जैसा कि हमने लीज कंपनी का उदाहरण दिया। आइए इसको एक बार और देखते हैं। विधेयक के विवादित बिंदु, व्यापार क्षेत्र, व्यापारी, बाजार शुल्क और विवाद समाधान। एपीएमसी एक्ट के तहत स्थापित मौजूदा मंडियां बाहर होंगी। एपीएमसी एक्ट क्या है? 1970 के दशक में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट के तहत मंडियां बनी। एक व्यापारी एपीएमसी मंडी और व्यापार क्षेत्र दोनों में काम कर सकता है। बाजार क्षेत्र के अंदर किसान या व्यापारी पर कोई भी बाजार शुल्क, लेवी या उपकर लागू करने की इजाज़त नहीं होगी। विवाद समाधान एसडीएम स्तर का अधिकारी करेगा। सरकार का पक्ष है कि इससे एक देश एक कृषि बाजार को बढ़ावा मिलेगा। किसान अपनी फसल मनचाही कीमत पर कहीं भी बेच सकेगा। व्यापारी को लाइसेंस नहीं बनवाना पड़ेगा, उत्पादकों को जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। विरोध का पक्ष क्या है? एपीएमसी मंडियां खत्म होने की आशंका है। इस नए कानून के बाद सरकार फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदना बंद कर देगी। बिहार में 2006 में एपीएमसी कानून खत्म कर दिया गया था। उसका दुष्परिणाम हुआ कि छोटे जो किसान थे वो भूमिहीन हो गए तथा पलायन को मजबूर हो गए। कालाबाजारी और जोखिम को बढ़ावा मिलेगा। किसान अपने मामले केवल एसडीएम स्तर के अधिकारी तक ही जा सकते हैं, न्यायालय जाने की अनुमति नहीं होगी। किसानों के पास भंडारण की व्यवस्था नहीं है, किसानों के पास रहने की व्यवस्था ही नहीं है, भंडारण की व्यवस्था कहाँ से होगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसानों पर अत्यधिक बेवजह दबाव पड़ेगा। उदाहरण, गुजरात में लीज कंपनी द्वारा आलू उत्पादक किसानों पर जुर्माना लगाया था। आंदोलन के बाद विभिन्न किसान संगठनों के आंदोलन के बाद खैर ये मामला सुलझ गया। सरकार को कृषि विधेयक के मामले में यह चाहिए कि ये अपना विधेयक अध्यादेश के जरिए न लाएं। किसानों से बैठकर, जो इसके जानकार हैं उनसे मिलजुल कर बैठकर बात करके और उनका पक्ष देखकर उनका हित किस में है उसको देखते हुए इस कानून को बनाना चाहिए था। खैर कानून सरकार ने ऐसा नहीं किया, नहीं बनाया, ये दिगर बात है। लेकिन जब किसान धरनारत है, आंदोलनरत हैं, पूरे देश के किसान इकट्ठा होकर दिल्ली में इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से आगे बढ़कर भारत देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में और किसानों के हित को सर्वोपरि मानते हुए यह कानून वापस किया जाना चाहिए या इसमें किसानों के अनुरूप संशोधन करते हुए इस कानून को एक नया स्वरूप देना चाहिए। आज हम अपने इस अंक में कृषि विधेयक 2020 तथा में जो 3 विधेयक महत्वपूर्ण पारित हुए थे उनके बारे में हमने बात की। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।